लिखिए रदरफोर्ड ने, थोड़ा सा थ्योरी लिखिए, आज माइक चालू नहीं है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सर्वप्रथम सर्वमान्य मॉडल प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम सर्वमान्य परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम सर्वमान्य परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। यानी सबसे पहले रदरफोर्ड क्या किए? रदरफोर्ड और जो ये रहे चार्ल्स बार्नस्टी और हाइगर साहब, ये लोग मिल करके क्या करें? दो लोग मिल करके प्रयोग करें। प्रयोग के बाद अपने जो भी उन्हें निष्कर्ष थे वो किसे दे दिए? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड भी प्रयोग करके उस पर अपने तर्क लगाए और तर्क के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या किए? प्राप्त किए। निष्कर्षों को कल चर्चा में बताया था, कल की क्लास में बताया गया था ना, क्या क्या निष्कर्ष था? परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, जो भी चीज़ें हैं। अब उसी के आधार पर वो क्या कर देते हैं? परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर देते हैं। तो सबसे पहला इनका परमाणु मॉडल था, जो उनका पहला निष्कर्ष था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली। जो कि जे टॉमसन के परमाणु मॉडल का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या करता था कि जगह जगह धनावेश चारों तरफ फैला हुआ, पूरा परमाणु धनावेश से भरा हुआ है, जबकि ये क्या कह रहे थे कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। ठीक है, पहला लिखिए इनका परमाणु मॉडल। पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परमाणु का अधिकांश भाग खाली है या खोखला है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में सबसे पहला ये क्या प्रस्तुत करते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। यानी अगर इस तरीके से हम परमाणु लें तो जो जे टॉमसन कहे थे कि धनावेश चारों तरफ फैला हुआ है, धसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये क्या बताया थे? बहुत छोटे से भाग में क्या धनावेश है, जो कि क्या कहा गया था? नाभिक। क्या कहा गया था? नाभिक। और अधिकांश भाग क्या है? खाली है। और उन खाली स्थानों में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। अभी कई कहानी भी बताया जाएगा। तो पहला हो गया, एग्जाम में आएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो पहला शब्द यही रहेगा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है या खोखला है। दूसरा लिखिए, परमाणु के केंद्र में अत्यंत परमाणु के केंद्र में अत्यंत दृढ़ तथा सूक्ष्म धनावेशित भाग पाया जाता है। अत्यंत दृढ़ तथा सूक्ष्म धनावेशित भाग पाया जाता है। जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है। तीसरा फैक्ट, एग्जाम में आएगा तो फैक्ट बाय फैक्ट लिखना है, पता है ना।
ये नहीं कि पूरा रामचरितमानस की तरह ऐसे पूरा लिखते चले गए, आपको पूरा नंबर कभी नहीं मिलेगा। फैक्ट कैसे लिखना है, जैसे एक नंबर लिखे ना, आप 1 2 नंबर न डाल करके ऐसे एरो बना करके लिखना चालू कर सकते हैं। इस तरीके से एरो बनाइए, पहला, फिर दूसरा, फिर क्या है तीसरा, फिर क्या है चौथा, ऐसे एरो बना करके ऐसे लिखते अच्छा लगता है। कॉपी में कभी लिखना चालू करो सीखो, बहुत अच्छा लगता है। काफी जब आप पूरा इस सिस्टम से लिखेंगे और पूरा एक साथ जब पूरा बना, कई बार तो बताया हूँ मैं, कई बार पूरा एक साथ बना देते हो तो पता ही नहीं चलेगा, चले वो पूरा पढ़े। ऐसे जहाँ भी पढ़ेगा, जो भी सेंटेंस एग्जामिनर पढ़ेगा उसे लगेगा कि हाँ कुछ न कुछ है इसमें, है ना। ये ध्यान दीजिए, आपके लिखने से ही नंबर आना है, तरीका आप चेंज कर लीजिए। तो तीसरा फैक्ट लिखिए, समस्त धनावेश नाभिक में ही केंद्रित रहता है। समस्त धनावेश नाभिक में केंद्रित रहता है। समस्त धनावेश नाभिक में केंद्रित रहता है। धनावेश, इसी में के धनावेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धनावेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर रहता है। धनावेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर रहता है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यानी जितना भी धनावेश है वो सभी धनावेश कहाँ पाया जाता है, नाभिक में। और परमाणु विद्युत उदासीन, ये टॉमसन साहब भी कह दिए थे, जे टॉमसन ही बता दिए थे उदासीन है, क्योंकि इनकी संख्या आपस में क्या रहती है, बराबर रहती है। ये भी इस चीज़ को मानते हैं कि जितने धनावेश नाभिक में उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर हैं और बराबर होती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, अगला लिखिए, नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं तथा वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। देखो जितना आप लिखें इस चीज को समझिए। सबसे पहले यानी जो एटम की संरचना अब है 1911 में जो दी गई, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911, वो संरचना अब इस प्रकार से है कि परमाणु है, उसके अंदर बहुत छोटा सा भाग है, जो बहुत छोटा सा भाग है उसे क्या है, नाभिक कहा जाएगा। ये अत्यंत दृढ़ है, क्या है, कठोर है, प्रत्यास्थ है, यानी इसमें टक्कर क्या होता है, प्रत्यास्थ बताया था, अल्फा पर टकराते नहीं बल्कि रिपल्सन की वजह से लौट करके चले आते। अभी इसमें भी कहानी है, रिपल्सन की भी कहानी है, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। ये
जितना आप दिमाग लगा लो उतना कम है इस चैप्टर में, एक एक चीज। अब सोचो 1911 को अगर इतिहास से जोड़ो तो उसमें विश्व युद्ध की तैयारी थी, प्रथम विश्व युद्ध, याद है ना, 14-15 जो है। और उस समय ये क्या कर रहे हैं, इधर परमाणु की परीक्षण चल रहा है, अल्फा कण की बमबारी हो रही है, और इसी अल्फा कण की बमबारी से ही कहीं न कहीं जानते हैं वो आपका है परमाणु बम की कहानी। क्योंकि जो अल्फा कण आता है नाभिक के पास में, अभी आपको हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कि अगर इस अल्फा कण की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं ना तो नाभिक में घुस जाता है। मतलब जितने अल्फा कण ये डालेंगे बाहर उतना निकलेगा ही नहीं, यानी नाभिक इस अल्फा कण को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। भाई नाभिक, हाँ इसी हिसाब से आप पढ़ेंगे कृत्रिम रेडियोधर्मिता, पढ़े नहीं केमिस्ट्री में, कृत्रिम रेडियोधर्मिता जो कैंसर की दवाइयाँ बनती हैं। अच्छा ये बताओ, नए समस्थानिक पढ़े हो केमिस्ट्री में, जो खोजे जाते हैं कि अल्फा कण की बमबारी करते हैं, और जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के कई समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, आयोडीन 32, 33। देखो मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, श्योरली मुझे नहीं पता है सबका परमाणु भार क्या, मगर हाँ ये पता है कि जो नए खोजे गए हैं शायद 92 तक प्राकृतिक हैं, 92 के बाद के जितने भी 24 या 28 हैं वो सब क्या कृत्रिम तत्व हैं, मानव द्वारा निर्मित है। क्यों, अल्फा कणों को उनमें क्या करते हैं, बमबारी करते हैं, और वही अल्फा कण नाभिक के अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता है। और अल्फा कण घुसने का मतलब कि 2 प्रोटॉन बढ़ गया, और प्रोटॉन बढ़ने का मतलब परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी, न्यूट्रॉन में चेंजिंग, कई तरह से, जिससे नए नए तत्वों की उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। तो बड़ा इसमें इम्फेक्टेड है ये चैप्टर। हाँ, कम एनर्जी रहेगा तो लौट के चला जाएगा, ना तो प्रखंडित हो जाएगा तो लौट के चला आएगा, मगर ज़्यादा एनर्जी कर दोगे तो और पास जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी कर दोगे तो नाभिक के और पास जाएगा, और ज़्यादा कर दोगे तो नाभिक के अंदर घुस जाएगा और नए तत्व का निर्माण कर देगा। तो चलिए, अभी जो है हम लोग उस लेवल पे नहीं गए हैं, इसे इतनी एनर्जी नहीं दी है कि वो नाभिक के अंदर जा सके। ठीक है, अब देखो यानी क्या है कि ये धनावेशी भाग है, और इसके चारों ये क्या कहें, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहे हैं, बस खाली है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों क्या कर रहे हैं, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। अब वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएंगे, क्लास 11 से पढ़े हो वृत्तिगत अपकेंद्र बल, तो जितने भी ग्रह सूर्य के चारों कैपलेट नियम में वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, उन्हें आवश्यक अपकेंद्र बल कैसे प्राप्त होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर चारों नाभिक के चारों घूम रहा है, वृत्तिगत कर रहा है, तो अपकेंद्र बल चाहिए ही चाहिए। वो अपकेंद्र बल कैसे प्राप्त होता है, ये धनावेश और ये ऋणावेश के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, कूलाम का नियम, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, एक प्लस और एक माइनस है, ये अपनी ओर क्या करेगा, इसे खींचेगा ना, तो अपनी ओर खींचेगा। यही जो स्थिर वैद्युत बल है वो किसका कार्य करेगा, अपकेंद्र बल का, और ये लगातार नाभिक के चारों ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा है। सब लोग कहें हाँ यार बड़ा दिमागदार है रदरफोर्ड के पास, इतना सब कुछ बता डाला। इसी वजह से जब ये बताते हैं कि चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, और नाभिक में उपस्थित धनावेश यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच ये जो बल है अपकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है, किसके, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। बहुत सही चला, सब कुछ इनका सिस्टम सही है, अधिकांश भाग खाली है। और समझा दिए कि जब इसमें बाहर से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा कण की बमबारी करते हैं, जो दूर से जा रहे हैं सीधे चले जा रहे हैं, जो पास से जा रहे हैं थोड़े से प्रकीर्णित हो जा रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं, जो एकदम पास से जा रहे हैं अधिक कोण पे, जो जाके टकरा रहे हैं लौट करके चले आ रहे हैं, जिनके अंदर एनर्जी और ज़्यादा है वो अवशोषित हो जा रहे हैं। तो जो अवशोषित हो जा रहे हैं उनसे रुके रहो इस टॉपिक को कि क्या है, आया ना, इतना क्लियर हो गया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ओवरऑल आप अपने दिमाग में समझ करके चलो तो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। परमाणु गोला है, ये तो कोई नहीं बताया अभी तक परमाणु क्या है, किसी को पता ही नहीं है। परमाणु गोला माना जाता है, मगर हर परमाणु गोले नहीं होते हैं, ध्यान रखना, परमाणु गोला होता नहीं है, ठीक है। जैसे कोशिका नहीं थी, कोशिका पड़े हो गए, हर कोशिका गोली नहीं होती, कई आकार, कैसे सब परमाणु का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। आप CC पढ़े तो क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेगा नहीं केमिस्ट्री में, कुछ नहीं पढ़ लो, आता है। चलो अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, परमाणु माना गया कि गोला है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, इसके केंद्र में बहुत छोटा सा धनावेशी भाग पाया गया जिसे नाभिक कहते हैं, अत्यंत दृढ़ है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहे हैं। यही क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। अब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जब दिए तो इसमें 2 कमियां आई।
और उन दो कमियों में से एक कमी अभी तक है और एक कमी दूर हो गई मैक्स प्लैंक के क्वांटम के सिद्धांत से। क्वांटम का सिद्धांत बहुत ही अजीब है। क्वांटम का सिद्धांत देख रहे हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव समझा दिया, क्वांटम का सिद्धांत प्रकाश की द्वैत प्रकृति समझा दिया, क्वांटम सिद्धांत परमाणु की संरचना समझा दिया। भैया प्लांक क्वांटम थे कौन, ये इतना भयंकर नियम दे दिए कि हर चीज़ की क्या करते जा रहे हैं हम लोग, व्याख्या करते चले जा रहे हैं सेकेंड फिजिक्स में। तो एक दिन प्लांक की क्वांटम यानी प्लांक के बारे में एक दिन चर्चा करेंगे। जो आप डायरेक्ट पढ़ते हो ना MBR बराबर NH/2π केमिस्ट्री में पढ़े हो ना MBR, मैं बताऊंगा ये फार्मूला बना कैसे MBR NH/2π, मगर फिर इसमें 11 का वेव आ जाएगा और 11 का वेव आप पढ़े नहीं है, फिर मुझे समझाना पड़ेगा। एक दिन क्लास लेंगे बताएंगे उस चीज़ को। चलो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो अगला टॉपिक लिखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां जो हैं उन्हें छोटी क्लासों में दो शब्दों से लिखवाया जाता है। नंबर 1 कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, और नंबर 2 परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। अगर आप एग्जाम में इतना लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, मगर आप क्या बोल रहे हैं आपको उसका मतलब पता नहीं है। आप बस लिख दिए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां थी। नंबर 1 परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, और नंबर 2 रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मगर आप सिर्फ ये लिख देने से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? नहीं। अब इस परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या को समझने के लिए आपको पूरे प्रथम प्रश्न पत्र की फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि आप पढ़े ही नहीं है। सर आप नहीं पढ़ाए तो हम क्या करें? मगर हाँ, उस पूरे प्रथम प्रश्न पत्र की फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मैं हूँ ना, 2 मिनटों 5 मिनट में समझाता हूँ क्या है प्रथम प्रश्न पत्र, क्योंकि मेरे दिमाग में सब पत्र हैं और कैसे समझाना है मुझे पता है। देखो, पहला आप लिखिए परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। पहला लिखिए परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। अब देखो, आपका जो इंटर का फिजिक्स है पहले आपको आवेश पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? आवेश। स्कूलों में पढ़ा गया नहीं कुछ आवेश के बारे में? अभी नहीं, क्लास ही नहीं चल रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले आप आवेश पढ़ेंगे। वास्तव में देखा जाए परमाणु के अंदर पहले क्या है? आवेश ही तो है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी आपका जो फिजिक्स है पहले आवेश पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? आवेश। आवेश के गुण के बारे में बताएगा। एक बार कहेगा कि जब आवेश रुका हो, बात मत करो, क्या नाम बताए, बात मत करिए। जब आवेश रुका है तो उसके कौन से गुण होंगे? जब आवेश एक समान चाल से चल देगा तब उसके गुण क्या होंगे? और जब आवेश त्वरित गति कर देगा तब उसके गुण क्या होंगे? मतलब एक मान लो प्लस आवेश है जो कि रुका हुआ है, स्थिर आवेश। ये प्लस आवेश मान लो नियत वेग से चल दिया, नियत वेग से ये क्या हुआ? चल दिया ये आवेश। जब ये नियत वेग से चल देगा तो इसका त्वरण क्या रहेगा? 0। पता है? ये पता है कि नहीं? अगर कोई वस्तु नियत वेग से चलता है तो इसका त्वरण क्या रहता है? 0 रहता है, क्योंकि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये रुका है तब भी इसका त्वरण क्या है? 0 ही है। और एक कंडीशन है कि जब आवेश चलेगा और उसमें त्वरण हो, क्या हो? त्वरण उसका 0 न हो। तो यही आवेश 3 गुण प्रदर्शित करता है। यदि यह रुका है यानी इसका वेग क्या है? 0 है, इसके चारों ओर सिर्फ एक ही क्षेत्र रहेगा और जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा? विद्युत क्षेत्र पाया जाएगा बस। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है। यदि वही आवेश
नियत वेग से चल देगा। नियत वेग से चलता है तो क्लास 10 में पढ़े हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन जब नियत दिशा में चलने लगता है तो विद्युत धारा, और फिर पढ़े हो कि विद्युत धारा जब होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी जब वही आवेश नियत वेग से चलेगा परंतु त्वरण क्या है, शून्य है, तब उसके चारों ओर क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या रह जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक। और यदि कहीं वो त्वरित गति कर दिया, कौन सी गति, त्वरित गति, तब दोनों क्षेत्र आ जाएंगे, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र आ जाएंगे। इतना दिमाग में सेट कर लो। यदि आवेश रुका है इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, अगर नियत वेग से चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि नियत वेग से चलेगा तो विद्युत धारा, धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र में पड़े हो। फिर इसके बाद यदि वह त्वरित गति से चल दिया, किस गति से, त्वरित गति से चल दिया, तो ऐसे कंडीशन इसमें क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र भी रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाएगा। इसी वजह से इसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या कहा जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, EMW। क्या इसे कहा जाता है साथ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ स्थायित्व वाले में, बस इतना ही है। अब इतना चीज जानने के लिए आप चलेंगे, कहेंगे नहीं पूरा प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ो, नहीं, मगर पूरा प्रथम प्रश्न पत्र देखेंगे तो 3 पार्ट में बटा है। मैं आपको समझा दूं। पहले कूलाम का नियम आएगा, स्थिर आवेश, विभव पढ़ेंगे, संधारित्र धारिता पढ़ेंगे, उन सब में आवेश सब क्या रुका हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत धारा, आवेश एक समान वेग से चल जाएगा। विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे, दिश धारा पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, सब भी एक समान वेग से चल रहा है। और लास्ट एक बढ़ावा चैप्टर आएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, जहां भी त्वरित गति कर देगा। ये 3 पार्ट में आपका प्रथम प्रश्न पत्र बटा हुआ है, और इन 3 पार्टों का निष्कर्ष यही है, मूल निष्कर्ष यही है। अब आ जाओ परमाणु में कि कहाँ स्थायित्व की व्याख्या में रदरफोर्ड फंस गए। इतना सब कुछ मॉडल ये दिए, मगर 2 जगह इन्हें फंसा लिया गया, एक स्थायित्व की व्याख्या में, और स्थायित्व की व्याख्या में क्लार्क मैक्सवेल अपना एक सिद्धांत दे दिए थे। क्या नाम था उनका, क्लार्क मैक्सवेल। तो थोड़ा सा क्लार्क मैक्सवेल का सिद्धांत समझ लो, ध्यान से सुनना, तुम्हें खुद ही समझ में आएगा। उनका सिद्धांत कहता है कि यदि कोई आवेश त्वरित गति करता है, कोई आवेश कैसी गति करता है, त्वरित गति करता है, तो उस आवेश की ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में नष्ट होती चली जाएगी और लास्ट में वह रुक जाएगा। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन को आप त्वरित गति करा देते हो तो मैक्सवेल साहब का कहना है कि धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म होती जाएगी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, और लास्ट में ये रुक जाएगा। जहां तक मुझे लगता है, कहीं लिखा नहीं है ये चीज, जहां तक मुझे लगता है, मेरा अपना एक क्राइटेरिया है अपने अनुभवों का, कि सूर्य से जो निकलते हैं, जैसे फोटान विद्युत चुंबकीय तरंगे लेकर के आता है, हो सकता है कि वो त्वरित गति से ही आ रहे हों। सर आप कैसे बोल सकते हैं त्वरित गति कैसे, फोटान कण है कि नहीं, कण है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कि नहीं। ये फोटान निकला कहाँ से, सूर्य से, इसे खींच कौन रहा है, पृथ्वी। तो यानी जैसे जैसे कण और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगा तो बल का मान बढ़ेगा कि नहीं, बल का मान बढ़ेगा तो त्वरण होगा कि नहीं, और वही फोटान त्वरित गति कर रहा होगा और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। नहीं समझना आया, नहीं समझ में क्या बोला, वहां से क्या निकला, पहले मान लो एनर्जी निकला E, फिर E बराबर mc² से E/c² से क्या बन गया m, और m हम लोग बना लिए हैं लार्ज हाइड्रोजन क्लोराइड में, तो किसमें बदल गया, कण में। अब वो कण क्या है, आपका आवेश है। वो आवेश जैसे जैसे पृथ्वी के पास आ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ रहा होगा, बल का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, त्वरण। यानी वो कैसी गति कर रहा है, त्वरित गति। जैसे जैसे पृथ्वी के पास आ रहा है उसका वेग बढ़ता चला जा रहा है, तो अपनी ऊर्जा को किस रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकालता चला जा रहा है। ऐसे निकालता जाएगा और लास्ट में समाप्त हो जाएगा। इस वजह से एक सूर्य या तारा की रोशनी पूरे ब्रह्मांड में नहीं फैलती है, कुछ दूर जा करके समाप्त हो जाता है। ऐसा हमें लगता है, कहीं लिखा नहीं है, ये ध्यान देना। हाँ सर जी आप कहे थे हम आप पकड़ लगा देना, नहीं ऐसा मुझे लगता है भाई, मेरा अपना एक मत है, ठीक है। अब वो सही है कि गलत है नहीं है, मगर वक्तव्य सही है, गलत नहीं है। ये सब जब आप पूरा एकदम
ओवरऑल बुक पे चर्चा करेंगे तो वैसे दिमाग में ख्यालात आते हैं, उल्टा नाप सनाप कर लो या जो भी कर लो। चलो, तो मैक्सवेल क्या कहे कि यदि कोई आवेशित कण, यदि कोई कैसा कण आवेशित कण त्वरित गति करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो रदरफोर्ड कहाँ फंस गए, 11 का व्यक्तिगत पढ़े हो? हाँ सर पढ़े तो हैं। मगर आपको बताएंगे नहीं, पढ़े ना तो पूछ ले बस सब्जी भाई बताएंगे। अच्छा ये बताओ, जब कोई कण वृत्ताकार पथ से चलता है, आप 11 में जब पढ़े तो वहां पढ़े थे एक समान वृत्तीय गति पढ़े थे, और फिर एक पढ़े थे असमान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत था, चाल नियत था, परंतु वेग बदल रहा था। कैसे? आप देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मान इलेक्ट्रॉन, सपोज करो इलेक्ट्रॉन वास्तव में किस वेग से गति करता है, 2 × 10⁶, इतना हाई वेग से गति करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब हम उसका वेग कम कर दे रहे हैं ना, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ताकि उस चीज को हम लोग सेंस कर सकें। है नहीं, होता बहुत हाई है, ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहाँ पर आ गया, अभी उसका कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, मगर उसकी दिशा बदल गई कि नहीं। यही 11 में ऐसे फिगर बनता था ना जी, एक यहाँ पर फिर एक यहाँ पर, यहाँ से ऐसे मिला दिए तो यही इसका परिणाम ही हो जाएगा। ऐसे बनाया गया था अत्यंत बल के निगमन में, ये बराबर स्क्वायर/r। तो क्या हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन जब इस नाभिक की चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो उसके गति की दिशा लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। और गति की दिशा बदलने से उसका वेग बदलेगा, और वेग बदलेगा तो क्या बदलेगा, वेग बदलने का मतलब क्या गया, त्वरण। यानी इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, और त्वरित गति कर रहा है तो क्लार्क मैक्सवेल फरसा लाइक खड़ा है। इलेक्ट्रॉन अगर त्वरित गति कर रहा है तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, और कम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बेचारा पहले यहाँ ऐसे घूम रहा है, और फिर घूमते घूमते यहाँ आएगा, एक चक्कर बाद उसी पे नहीं घूमेगा, एक चक्कर बाद फिर छोटा सा रास्ता कर लेगा, फिर ऐसे घूमते 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 यहाँ आएगा, फिर छोटा रास्ता कर लेगा। ऐसे करते 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 नाभिक में गिर। अब समझ में आया कि नहीं? अब रदरफोर्ड बेचारे ये भी नहीं कर पाए। भाई एक सी शब्द तो कहना था कि मैक्सवेल का नियम क्या है, गलत है, मगर मैक्सवेल अपने नियम को क्या करे थे, वो भी प्रयोग किए थे। उनका भी लैब में प्रयोग हुआ था, इनका भी लैब में क्या हुआ था, प्रयोग ही हुआ था। अब दोनों में क्या हो गया, मामला फंस गया। यानी अब रदरफोर्ड फंसे कि आखिर अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन कैसे इतने सालों से लगातार इसी कक्षा में घूम रहा है, इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही है। और अगर खत्म नहीं हो रही है तो फिर ऐसा क्या रीजन है कि नहीं हो रहा है, और यदि खत्म हो रहा है तो गिर जाना चाहिए। मान लो भाई बहुत धीरे धीरे, मगर कुछ समय में तो समाप्त हो जाना चाहिए। अरे हम लोग का जन्म किससे हुआ, कोशिका से। कोशिका में है क्या, परमाणु इलेक्ट्रॉन ही तो होगा। अब सोचो इतने बड़े रोहित तिवारी हैं, मगर इनका इलेक्ट्रॉन लगा गिरे कुल ही परमाणु, गिरत 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 इतना नाम हो गए हम, नहीं समझे। परमाणु से ही तो बने हैं हम, इतने बड़े 6 फीट के, मगर लगा कुल गिरे इलेक्ट्रॉन, घूम 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 के परमाणु में गिरेगा। ऐसे होते होते सब क्या हो जाएगा, खत्म। या मान लो छोटा सा बच्चा बनता है, बेचारा एक परमाणु से कैसे बनाओ, हम समाप्त हो गए, मगर 9 महीने बाद देखते हो ना जीवन पर्यंत विकास करता है। तो कुछ न कुछ तो इशू है। अब रदरफोर्ड मोल फुला के बैठ गए इनको, कहने अब क्या किया जाए, मामला फंस गया। अब समझ में आया कि नहीं, रदरफोर्ड की समस्या परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। जो आप एक शब्द बोलते हो, उस शब्द का मतलब समझ में आया ना, क्या है, कैसे लिखोगे। क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत, हमें याद है क्लास 9 से याद है, मैं रटा हुआ, सुन लो ऐसे फटाटा। क्लार्क मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंगिका के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ से गति करता है तो इसकी ऊर्जा लगातार नष्ट होती चली जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु गिरता नहीं है। हाँ, परंतु गिरता नहीं है। इतना 9th में मैं याद किया था 2007 में, और तब से लेके आज तक मुझे याद है। रीजन भी है,
मैं 10th से ही कोचिंग पढ़ाना चालू किया, हर साल कई जगह यही बोलता हूँ, मुझे तो सब याद है, मगर आपको ऐसे रट के नहीं जाना है, आपको समझाना है। क्या करना है? समझाना है। तो लिखिए अस्थायित्व की व्याख्या। समझ में आ गया ना? समझ आ गया कि नहीं? लिखो क्लार्क मैक्सवेल के, हाँ, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, उसमें थोड़ा सा इसका लिख लें, एक्सप्लेनेशन लिखो। क्लार्क मैक्सवेल के, हाँ इसी में लिखिए, हाँ उसी में लिखो, व्याख्या लिखो इसका। क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगिका सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगिका के सिद्धांत के अनुसार क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगिका के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, त्वरित गति करता है, तो उसकी ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में नष्ट होती चली जाती है, नष्ट होती चली जाती है। अतः जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, अतः जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इसकी ऊर्जा भी नष्ट होनी चाहिए। तो इसकी ऊर्जा भी नष्ट होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। इस घटना की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। इस घटना की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, ये समझ में आ गया कि इसमें भी कुछ इशू है। अगर आपको एग्जाम में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं याद है तो सीधा लिखोगे, क्या लिखोगे? परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, बस और एक्सप्लेनेशन कर दोगे तो अच्छी बात है। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आया है। ये आता है थ्योरेटिकल पोर्शन है, 3 नंबर का आएगा। आपको पता है कि नहीं, थ्योरी आपका 3 नंबर का आता है, डेरिवेशन 4 या 5 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल उसी में लगे रहते हैं। कैसे आएगा? रदरफोर्ड का प्रयोग अलग और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अलग। जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछेगा तो उसमें आपको इसकी कमियों को भी लिखना चाहिए, इसे छोड़ना मत। ये नहीं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछा है तो कमी नहीं पूछा तो नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा कमी मेंशन कर देना हेडिंग डाल करके, ठीक है। चलो दूसरा लिखो, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा लिखिए कमी,
परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। रेखील परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। रेखीय स्पेक्ट्रम की कहानी तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, अभी तक सही ढंग से क्लियर हो ही नहीं पाई। हमें लगता है कि आने वाले समय में पूरी परमाणु संरचना ही न फेल हो जाए। एटॉमिक थ्योरी जो आज के डेट में, हो सकता है आज के डेट में और आगे हो, हमें न पता हो, जो आपके सिलेबस में है, और जहाँ तक मेरा जानकारी, जहाँ तक मैं अपना अध्ययन किया, जीवन प्रभाव, रमन प्रभाव भी पढ़ा हूँ, उसमें जो भी व्याख्या होती है सिर्फ हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं की व्याख्या हो पा रही है। हाँ, हाइड्रोजन सदृश यानी ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन के संरचना के अनुसार है, उन्हीं की व्याख्या कर पा रहा है। इतना नहीं है, सभी तत्वों के गुणों की व्याख्या अभी तक नहीं हो पा रही है, या हो पा रही होगी, हो सकता है बहुत हायर क्लासेस में हो। ठीक है, अब भाई एमएससी के ऊपर पीएचडी, एमएससी में ही किया, अब पीएचडी नहीं किया भाई, पीएचडी में होगा तो देखा जाएगा, मगर अभी तक तो मैं नहीं सुना या जाना कि एक ऐसा कंडीशन है कि क्या हो सकता है, जान लीजिए। और रेखीय स्पेक्ट्रम कहना आसान है, उसे समझना उतना ही क्या है, गूढ़ काम है, बहुत ही कठिन काम है कि रेखीय स्पेक्ट्रम ये कह क्या रहे हैं। ध्यान से सुनो रेखीय स्पेक्ट्रम की कहानी। मामला कहाँ से फंस रहा है कि जैसे मान लो लोहे को तुम गर्म करो, सोने को गर्म करो, और कुछ धातुएं ऐसे ले लीजिए, सबको आप गर्म करिए 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोहे को जब गर्म करेंगे तो वो लाल रंग का फेंक रहा है, तो वो लाल दिख रहा है। सोना एकदम पीले रंग का दिख रहा है, चांदी हरे रंग का दिख रहा है। अब पता नहीं दिखता है कि नहीं, एक एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ। हाँ कि सर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके, अरे सर जी तो पीला दिखाता है, आप हमें हरा कह रहे हैं। एक एग्जाम्पल में समझाने की बात कर रहा हूँ। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है कि एक लाल तत्व है, एक हरा दिख रहा है, एक पीला दिख रहा है? ऐसा क्यों है भाई? है तो सब चीज परमाणु से ही मिला है। हम गर्म कर रहे हैं तो ऊर्जा को भी कौन ले रहा है? परमाणु ले रहा है। तो जो भी ऊर्जा को ले रहा है परमाणु, फिर इसके जो रंग अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? सूर्य से 7 रंग आ रहा है और कोई क्यों रंग नहीं आ रहा है? अब समझ में आया? तो ये लोग इतना बहुबात किए हैं इसमें, और उसी चीज को कहा जाता है रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है? रेखीय स्पेक्ट्रम। अब थोड़ा सा रेखीय स्पेक्ट्रम आप केमिस्ट्री में पढ़े हो या ना पढ़े हो, अब इस चीज को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा कक्षा 11 की केमिस्ट्री में। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, नाम सुने हो? मेरा वाइवा था, बताया था ना वो एमएससी वाले में, बड़ा मेरा एकदम हालत खराब कर दिया एग्जाम में। मुझसे पूछा कि बताओ तुम जानते क्या हो? मैं बोला सर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये मेरा बड़ा कोर सब्जेक्ट है, परमाणु संरचना ना, न्यूक्लियर फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर मान लो मेरा एकदम आत्मा है, एकदम कोर सब्जेक्ट है, ब्रह्मास्त्र है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऐसा पढ़ा दें सब क्लियर। और मैं बोल दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बोला क्या आता है तुमको? और जब कोई कह दी, जैसे किसी लड़के को बुला करके, अरे भाई मैं अपना वाइवा दे रहा था तो लड़का ही ना उसके सामने सामने उन बाल साल सब गायब रहता उन लोगों का, इतना बढ़िया चमक रहा था ना, क्या बताएं। एलईडी एक जल रहा है मगर ये लाइट एक साथ दिखता रहता है। जो प्रोफेसर आते हैं, अब पहले तो इसका शरीर देख रहे थे, और गोरा, इतना भयंकर गोरा ना कि क्या बताएं, मतलब अगर मार दो ऐसे तो पूरा खून बाहर आ जाए। भाई प्रोफेसर है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है। अब मेरा हालत खराब, उनसे पूछे क्या बामर स्पेक्ट्रम जानते हो? कहे हाँ सर। तो कहे बामर स्पेक्ट्रम किस रेंज में आता है? तो रेंज में इंग्लिश में कह रहे थे, व्हाट इज द रेंज ऑफ बामर स्पेक्ट्रम? तो मैं बोला सर रेंज, बोला किसी या करके देख सकते हो कि नहीं? बोले हाँ सर विजिबल रेंज में आता है। कहें तब नहीं समझ में। फिर लाइमन अल्ट्रावायलेट में आता है। थोड़ा सा कुछ जवाब हम दे पाए,
उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या पूछ रहा था, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उस समय हमें लगा कि वास्तव में हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब भाई मास्टर डिग्री में इतने हायर क्लासेस हो जाते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता है। अरे जो प्रोफेसर है उसके ऊपर भी कोई बैठा होगा, उसका भी हालत वही करेगा जो रोहित तिवारी का हुआ था। और ठीक है, तो है, और जो सबसे ऊपर है वो प्रकृति उसका हालत खराब कर दी है। नहीं समझे? कोई तो होगा ना न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे ऊपर होगा, टॉप मोस्ट वर्ड का नंबर 1, तो उससे तो कोई नहीं पूछेगा, उससे प्रकृति पूछ रही है, बेटा बताओ मैं ऐसी हूँ तो क्यों हूँ। समझे कि नहीं? तो इसमें कष्ट नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं है, आ रहा है नहीं? तो ऐसे बात समझ है ना, कि ऐसा नहीं कि कोई परिपक्व 100% है, नहीं, उसमें आपको कभी भी ऐसा गिल्टी भी नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं याद क्या है, चलो नहीं याद कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, देखो स्पेक्ट्रम में इधर देखो, इसे क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, आद्य अवस्था। केमिस्ट्री में आद्य अवस्था ना, जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थायी कक्षाओं में रहता है तो इसे क्या कहते हैं, आद्य अवस्था कहते हैं। वो पढ़े हो ना, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1, n बराबर 2 आदि, ये जन होता है वो सब क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या ही होता है ना। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, हमें अभी तक याद है। चलो यहाँ देखो क्या है रेखीय स्पेक्ट्रम। सबसे पहले, और इधर ये समझ लो आप, एक क्लार्क मैक्सवेल मसाला छोड़ दिए हैं, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या करेगा, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते, तो क्या कैसे बनाए इसका सही फिगर। चलो नाभिक से उठाएं और जलेबी की तरह कहाँ आ जाए, बाहर आ रहा नहीं, समझ में ये गिरना चाहिए। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन अपने क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में शिफ्ट होगा, मतलब जैसे एक चक्कर के बाद वो उस कक्षा में चलेगा नहीं, पीछे की तरफ या नाभिक की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे नाभिक की तरफ आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ये बताओ ऊर्जा संरक्षण का नियम, अब थोड़ा हम डिप्थ में जा रहे हैं, समझना। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न तो नष्ट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इनमें से इनमें गए, अब ध्यान समझो, क्लार्क मैक्सवेल कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या करा कि अगर ये इनमें से इनमें गए, एंकर एनर्जी का भाई न तो उत्पन्न होती है न तो नष्ट होती है। हिसाब दो, तो हिसाब क्या देते हैं ये लोग कि जो एनर्जी कम हुई उसे प्रकाश के रूप में कहाँ कर दिया, बाहर। यानी जो इसके अंदर कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, इसे रोटेशनल घूर्णन गतिज ऊर्जा जो थी, वो जैसे ही पास आया तो इसकी घूर्णन गति ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। तो गतिज ऊर्जा कम हो गई तो ऊर्जा तो नष्ट नहीं होती है, यानी फिर वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा को किस रूप में निकालेगा, प्रकाश के रूप में। किस रूप में निकालेगा, प्रकाश के रूप में। तो ध्यान से देना, सपोज करो कि यहाँ आया, प्रकाश के रूप में निकाल दिया, फिर एक चक्कर के बाद जब इसमें पहुंचेगा तो फिर एनर्जी कम होगी, तो दूसरा प्रकाश निकालेगा, फिर तीसरा प्रकाश निकालेगा, चौथा मतलब प्रकाश मतलब तरह तरह की वैरायटी निकालेगा, मतलब दुनिया में जितनी वैरायटी होगी प्रकाश की सब निकालेगा। क्लार्क मैक्सवेल उधर डंडा लेकर के बैठे हैं, और ऊर्जा संरक्षण का नियम उधर बैठा है कि अगर ये हमें समय गए तो इनका एनर्जी को हमें जवाब दे ना, हम मुँह फुलाई ले, हम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, मतलब इस नियम का पालन होगा, इसके साथ कोई समझौता नहीं है। प्रकृति में कितने हैं, 5। ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, और क्या है अभी मैं भूल रहा हूँ। ऐसे करके कितने हैं, 5 नियम है, मतलब ये लगेंगे ही लगेंगे, इनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो अब चलो उसके बाद, ठीक है, यानी परमाणु से हर तरह की तरंगें निकलनी चाहिए, मगर परमाणु को जब गर्म कर रहे हैं तो लाल दे रहा है, नीला पीला हरा दे रहा है, बाकी सब गायब, बाकी सब क्या हो जा रहा है, गायब। मतलब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ आएगा तो एक अलग एनर्जी, यहाँ से यहाँ आएगा तो एक अलग एनर्जी, यहाँ से यहाँ आएगा सॉरी अलग एनर्जी, लाइनों बाबर यही है ना जी। फिर ऐसे ऊपर कक्षा से इसमें आएगा तो बामर हो जाता है, क्यों, इशारा समझ में, यहाँ से आया दूसरी कक्षा में आता है बामर, फिर यहाँ से, चलो जो भी है, अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कहने का मतलब कि किसी भी परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हर तरह की हमें प्राप्त होनी चाहिए, यानी सतत होना चाहिए, कंटीन्यूअस एनर्जी हमें मिलनी चाहिए।
परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ लाइनर की 4-5 रेखाएं मिल रही हैं, कुछ बामर की मिल रही है, बीच में सब गायब। और जब बीच में सब गायब तो ऐसा क्यों है? मतलब एक तो बेचारू अस्थायित्व को व्याख्या कह नहीं पावत रहे और ऊपर से एक परमाणु बम फेंक दे हैं कि ये बताओ सतत मिलना चाहिए, सतत क्यों मिल नहीं रहा है? तो रदरफोर्ड कहे भैया मेरे बर्दाश्त की बाहर बा, ठीक है ले जा, मेरे जितना आवत जात रहा बता दिया, बाकी अपन समझा। अब समझेगा कौन? क्लार्क मैक्सवेल की कहानियों को कौन समझेगा? नील्स बोर, गजब का बंदा था, गजब का दिमाग लगाया, जितना एनर्जी जितना समस्या था वो फाइनल कर दिया। देखो कैसे, थोड़ा सा से बता ही दें क्योंकि इतना बढ़िया समझे तो उसे भी को रिलेट कर लो। पहले तो अस्थाई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गिरना नहीं चाहिए। आया और बताया कि सुनिए नाभि के चारों ओर 2 तरह की कक्षाएं होती हैं, एक स्थायी और एक अस्थाई। जब स्थायी में रहेगा तो उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी और जब अस्थायी में रहेगा तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो रदरफोर्ड गुस्सा ही नहीं, बताओ कैसे जाना कौन अस्थायी हो कौन अस्थायी हो? नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे भाई, बताइए कि हम कैसे। भाई एक तो उनका एनर्जी उनका नियम तोड़ रहे हो और आ करके प्रवचन दे रहे हो कि सुनो 2 तरह की कक्षाएं होती हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में जब रहेगा तो नहीं, ग्राउंड स्टेट मतलब जैसे आप घर में रहते हैं तो कोई ऊर्जा की नहीं जरूरत है, बाहर जाएंगे तो पैसा लगेगा, भूख लगेगा, जो वैसे समझ लो। तो तुरंत अब नील्स बोर को समझाना था कौन सा स्थायी है और कौन सा अस्थायी है, तो वही जगह वो अपना नियम दे देते हैं। जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा वो क्या है? स्थायी है, और जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज नहीं होगा वो क्या है? अस्थायी। अस्थायित्व की कहानी खत्म। अब इन्हें समझाना था रेखीय स्पेक्ट्रम की बात। क्या समझाना था? रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो एनर्जी को क्या करता है? सोखता है, अवशोषित करता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम उसका नाम है। यानी यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इरेज कर देना, चलो देखो क्या पढ़ रहे हैं सर जी हम लोग? इतना बड़ा परमाणु, इतना बड़ा करके समझाया जा रहा, होता कितना छोटा है जान लो। अब ये देखो इसमें 10 लाख परमाणु हैं, मार्कर की नींव ऐसे रखा, उसमें 10 लाख परमाणु हैं और शायद 10 लाख अणु होंगे ना, स्याही है तो अणु होंगे। उन अणुओं में से एक परमाणु निकालोगे और उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि सब झूठ है। चलो ध्यान देखो, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा था, ठीक, फिर कई कक्षाएं हैं, क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार क्या है? कई कक्षाएं हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, यहाँ से जंप करके इसमें आएगा, मतलब एक अस्थायी कक्षा से दूसरे अस्थायी कक्षा में, तो जब जाएगा तभी जाएगा जब उसे एनर्जी बाहर से मिलेगा, उसे कहते हैं अवशोषण कर लिया। तो जाते समय ये एनर्जी जब लिया है ना, तो जाते समय ये ऊष्मा और प्रकाश नहीं निकालेगा, बल्कि यहाँ जाएगा और जा करके वापस जब आएगा तो वापस आते समय अपनी ऊर्जा और प्रकाश को क्या करेगा? बाहर। तो तो जाने का एक ही सिस्टम है। देखो अवशोषण स्पेक्ट्रम यहाँ से जंप करेगा, ये नहीं यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अब देखो एनर्जी कैसे मिलेगा? इधर से h न्यू कैसे मिलेगा? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, h न्यू, या तो फिर क्या मिलेगा? 2h न्यू, या तो फिर क्या मिलेगा? 3h न्यू, या तो फिर क्या मिलेगा? 4h न्यू। अब मान लीजिए 4h न्यू, इलेक्ट्रॉन कितना लिया? 4h न्यू अवशोषित किया, धराम से यहाँ पर आ गया, मतलब इस वाले कक्षा में आ गया। और आने के बाद जब लौटेगा ना तो डायरेक्ट यहाँ नहीं लौटेगा। अब आने के इसके कई तरीके हैं, क्या हो सकता है? यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ आने के, यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ आए, हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आ जाए फिर यहाँ से आने के बाद आए। यानी क्या हो रहा है? जाने का तो एक ही सिस्टम है,
मगर लौटने के कई सिस्टम है। अब यहाँ से यहाँ आएगा तो इस एनर्जी के बराबर ही क्या करेगा, प्रकाश निकालेगा। ऊर्जा का अंतर होगा ना यहाँ से यहाँ तक का, जितना ऊर्जा का अंतर होगा वही 80 बाई लैम्डा कर लेना, वही क्या करना है 80 बाई लैम्डा, लैम्डा आ जाएगा। मीन्स बोर की परमाणु ऑर्डर में समझाऊंगा इस चीज को। यहाँ देखो जो एनर्जी का अंतर है डेल्टा ई, वो किसके बराबर हो जाएगा 80 बाई लैम्डा, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य आ जाएगा कि नहीं। अब फिर मान लो यहाँ से जंप किया, इसमें आ गया तो डेल्टा ई अब ज्यादा है, डेल्टा ई ज्यादा है तो और छोटी तरंग दैर्घ्य निकल जाएगी। सर जी क्या बात कर रहे हैं, देखो लैम्डा 80 बाई डेल्टा ई है, अगर ज्यादा गैप चलेगा, एनर्जी ज्यादा अंतर होगा तो तरंग दैर्घ्य छोटा होता चला, मतलब बैगनी वाला जो निकल रहा है वो ज्यादा एनर्जी गैप से आ रहा है, और लाल वाला जो है वो छोटा अंतर से ही निकल जा रहा है। इस वजह से ऐसा हो रहा है, कोई नीला दिख रहा है, कोई पीला दिख रहा है, कोई ऐसा दे रहा है, कोई वैसा दे रहा है, वो डिपेंड करता है प्रत्यास्था बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब प्रायिकता क्या है, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये रंग देगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये रंग देगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये रंग देगा। अब समझ आए, कुछ समझ में आ रहा है स्पेक्ट्रम, इसलिए सतत नहीं है, सब में क्या है अलग अलग है। और सुनो इस चीज का एग्जाम्पल सुन लो जो हमेशा याद रहेगा। घरे से पैसा पाया 500 रुपया, तो बगले कहते हैं कहाँ तो नहीं, जब हम 500 थमाए दी तभी समझिए कौन मिश्रा दी, देखो हमें देगा कि हम चलिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी ले लेगा तो क्या करेगा, मान लो तुम्हें 500 या 1000 रुपए का व्यवस्था किए तो क्या करोगे, बगल वाले रिश्तेदारी में जाओगे दूर वाले में। अब दूर वाले में गए 1000 रुपया तो खर्च दे, मगर लौटानी देंगे भाड़े ना ही ना, तो क्या करो पहले बगले वाले मौसी की यहाँ ऐसे कुछ लोगे, फिर ससुरारी से हमारे घर जाने, मतलब एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि जाने का तो एक ही तरीका है, मगर लौटने के क्या है कई ऑप्शन है। वो डिपेंड करता है क्या है, हो गया घरे से फोन आ गया पापा की हो गए कि हम आए, तुम्हारे यहाँ से जब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जब मार दोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटी तरंग दैर्घ्य निकल जाएगी। और पापा का फोन नहीं आएगा, जब खुशी है कि जाए तो बढ़िया बगह बाटे रह दो, तब छोटा छोटा वेवलेंथ चलोगे तो यानी लंबी लंबी तरंग दैर्घ्य निकलती चली जाएंगी। बाकी अब कल आइए, ये समझ में आया। कल की टाइमिंग सुनो, कल की टाइमिंग सर के बैच के बाद रहेगा, 7 बजे से रहेगा फिजिक्स, हाँ सुबह 7 बजे, हाँ नहीं है।